बहुत सारा ऐसा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में कि लोगों को समझ में नहीं आती बच्चों को। अक्सर इस कारण वो काफ़ी बार फेल भी हो जाते हैं। और साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स की मुझे लगता है 50% से ऐसी टॉपिक्स है जो आम बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है। तो उसको आज हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, यानी साधारण भाषा में। तो चूँकि आपका जो प्री है और मेंस है वो सभी के लिए बेटर हो जाए, न बीपीएससी के लिए नहीं, सारे के लिए, लेकिन मेन हमारा फोकस बीपीएससी है। और अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो जो हमारा ग्रुप है, टारगेट ग्रुप, जो 66 67 बीपीएससी प्री का चल रहा है, वहाँ पे इसका मिल जाएगा, है ना। हर एक टॉपिक का, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो है, मतलब जो भी हार्ड टॉपिक है ना, सारा जो भी आप पूछना चाहें तो वहाँ पे हो सकता है। तो क्या राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है, पहले समझिए आप। ये क्या है भाई, इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा ग्रुप में। देखिए, राजकोषीय जो नीति है ना, उसका मकसद क्या होता है? आर्थिक विकास को बल देना। यानी आर्थिक विकास किसका? भारत का, दूसरे देश का नहीं। ये अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग होता है, इंडिया के लिए अलग ना होगा। जैसे कि बिहार के लिए अलग हो सकता है कि जो फिजिकल पॉलिसी है बिहार में बना, बिहार के असेंबली में, तो यहाँ बिहार के लिए होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए होगा। तो इसका मकसद है आर्थिक विकास को बल देना, ठीक है। अब समझो, जैसे मौद्रिक नीति है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को हम भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। क्या करता है? जैसे मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अब ये समझना है कि अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत ये है कि सर मौद्रिक नीति मतलब क्या था, पहले समझ लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी, मुद्रा समझ में आ रहा है, मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। उसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे समझो कि भाई ये है क्या। और इसका जो इंग्लिश और हिंदी में जो लेक्चर है ना, और इंग्लिश और हिंदी में जो नोट्स है इस टॉपिक का, वो ग्रुप में मिल जाएगा, जो हम लोग अभी चला रहे हैं। खैर, ध्यान दो। तो जैसे मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, मैं इसके मीनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, ठीक है, जो सत्ता में गवर्नमेंट है। तो राजकोषीय नीति अभी कौन है? बीजेपी है, तो बीजेपी ही बनाएगी सेंटर में। तो राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब है कि वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए खास उपायों के अपनाने से है, ठीक है। और इसके मदद से सरकार खर्चों के स्तर और लेवल और टैक्स की दरों को क्या करता है? एडजस्ट करती है। समझ में आ रहा है? और इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। कितना खर्चा हुआ, कितना इन्वेस्ट किया, सारा इसी में जो है। और कितना टैक्स लगाना है, ये इनकम टैक्स स्लैब जो आया था, वो सब सारा इन्हीं के द्वारा जो निर्धारित होता है। और ये वैसे ही होता है जैसे मौद्रिक नीति के जरिए, है ना, केंद्रीय बैंक सिस्टम में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो इन दोनों ही नीतियों को मिला जुला कर, है ना, देश के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई आर्थिक लक्ष्य माने क्या हुआ? जो $5 ट्रिलियन वाला है ना, वो सब है ना, कि इंडिया को इतना $1 ट्रिलियन बनाना, ये करना है, ये करना है, इतना इन्वेस्ट करना है, सारा तो इसी में आया। तो राजकोषीय नीति कई तरह की होती है। इनमें विस्तारवादी राजकोषीय नीति भी होती है, प्रतिबंधित राजकोषीय नीति भी होती है, तटस्थ राजकोषीय नीति भी होती है, उपकरण राजकोषीय नीति आदि शामिल है ना। और इसे और भी कई तरह से विभाजित किया जाता है। तो बात यहाँ समझना है कि जो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति है, आर्थिक विकास को बल देती है, उसको फोर्स देती है। ये कई तरह से काम करती है। जैसे इसके जरिए सरकार अधिक खर्च को नियंत्रित या टैक्स में कटौती करती है, इसको उपयोग में लाकर। और साथ साथ दोनों काम भी किए जा सकते हैं। इसका देखो इतना मकसद होता है, इतना बस कि भाई उपभोक्ताओं के हाथ में, यानी कंज्यूमर्स के हाथ में अधिक पैसा डालना जितना हो सके। और जब उपभोक्ता के हाथ में ज़्यादा पैसे आते हैं तो वे अधिक खर्च करते हैं, और इससे आर्थिक विकास की पहिया तेजी से घूमता है ना। तो टैक्स कटौती होने से उत्साहित होते हैं वे, और वे अधिक लोगों को नौकरी देते हैं, और इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो सरकारी खर्चों में सब्सिडी, कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमें इत्यादि शामिल हैं। सरकार योजनाबद्ध तरीके से इन पर धन खर्च करती है, ध्यान देना। और इस खर्च पर राजकोषीय नीति के जरिए निगरानी भी रखी जाती है। समझ में आ रहा है? तो देखो, जहां केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाने पर जोर देती है, वहीं जो राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास को बल देना होता है। चलो मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है,
थोड़ा मंदी आ गई, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, खपत भी बढ़ी, लोग खर्चा भी उतना ही कर रहा है, चाहे फूड्स का हो या फिर गुड्स का या पैसा है जो भी हो, कारोबार भी ठीक ठाक मुनाफा नहीं कमा रहा है जो कंपनीज हैं। और उस स्थिति में सरकार टैक्स को घटाकर अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकती है। जैसे 5% टैक्स है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी लेवल का इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार मैं नहीं जा रहा हूँ, मान लो 5% टैक्स है हर एक इंसान का। तो अगर इस प्रकार की हालात होंगी तो क्या करेगा गवर्नमेंट, उसको 2% कर देगा, 1%, कि भाई इससे अर्थव्यवस्था में जान फूंक सके। अब भाई कोई कमा नहीं रहा, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो कहाँ से टैक्स लोग पे करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसके कारण उपभोक्ताओं को खर्च के लिए ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और सरकारी खर्च बढ़ाकर भी यह काम किया जा सकता है। तो राजकोषीय नीति का असर सभी पर एक जैसा नहीं होता है। देखो मसलन टैक्स कटौती का सबसे ज़्यादा फायदा मध्य वर्ग को मिल सकता है, समझ में आ रहा है। और इसी तरह जब सरकार को अपने खर्च को एडजस्ट करने का फैसला करती है तो भी इसका असर कुछ खास वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक नए पुल का निर्माण का फैसला सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार दे सकता है ना। और इसी तरह किसी नई सैटेलाइट पर खर्च होने से कुछ खास तरह के विशेषज्ञों को फायदा होगा। तो शेयर बाजार में राजकोषीय नीति भी प्रतिक्रिया देता है ना। अब मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रोल क्या होता है। तो इसी को लेकर हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इसका नोट्स हिंदी इंग्लिश में ऑडियो जो लेक्चर है वो सारा ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।